नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड। जो हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसका पेपर पैटर्न अच्छे से हम लोग समझ के लेने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दैट वी नो कि एक्टिविटी शीट पैटर्न या हमारा इंग्लिश का जो पेपर होता है बोर्ड का वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स की ओरल। हमारे कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ 20 मार्क्स का आपका ओरल होता है और 80 मार्क्स का आपका पेपर जो होता है वो आपको रिटर्न फॉर्मेट में लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सेक्शन 4 में यहाँ डिवाइड होता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। और 80 मार्क्स के हिसाब से पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो हम लोग यहाँ समझ के अभी लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि सेक्शन 1 प्रोज में रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग, ये 4 टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं। स्टूडेंट्स प्रोज मीन्स पैसेज। अभी आपको इन शॉर्ट बता दूं कि क्वेश्चन 1 में आपको सीन पैसेज आएगा जो आपके टेक्स्ट बुक में होने वाले एस्ट्रोलॉजर डे, ऑन सेइंग प्लीज, द कॉप एंड एंथम, बिग डेटा बिग इनसाइट, द न्यू ड्रेस, इनटू द वाइल्ड, व्हाई वी ट्रैवल, ओएजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस। इसमें से कोई भी आपको एक जो लेसन है उसमें से कोई भी एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट या टेक्स्ट आपके पेपर में आपको आएगा और उसके ऊपर आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी क्वेश्चन 1A में आपको 6 क्वेश्चन है। दैट इज हम लोग अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 ये पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। बी सेक्शन 4 मार्क के लिए, ए सेक्शन 12 मार्क के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन 1A में जो सीन पैसेज आपको आएगा उसमें आपको A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग नाम से क्वेश्चन होगा, A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, A3 इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के जो भी उसके फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। A4 पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहेगा, A5 लैंग्वेज स्टडी, A6 वोकेबलरी। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हो कि ये A1 to A6 दैट क्वेश्चंस आर फॉर 2 मार्क्स की, ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए दिया गया है और आपको इसको अच्छे से लिखना है। यू हैव टू फाइंड द आंसर इन योर पैसेज। यह आपको क्लियर कर दूँ कि A1, A2 और A3 के ये मोस्ट ऑफ द आंसर यू विल गेट इन योर पैसेज एक्सट्रैक्ट। आपके पैसेज के अंदर, एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको ये इसके आंसर मिलेंगे। तो आपको इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और थ्रू दैट यू कैन ट्राई टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। अभी A4 जो क्वेश्चन होता है ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। मीन्स आपको दैट यू हैव टू जस्ट गिव योर ओन ओपिनियन, यू हैव टू गिव योर ओन एक्सपीरियंस, यू हैव टू गिव योर राइट योर ओन थॉट्स ऑन दैट क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन आता है उसके ऊपर आपको खुद का आंसर आपको लिखना पड़ेगा या आपके हिसाब से आपको यह आंसर लिखना है। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट पेजेस पे जो हमारा अलग सेक्शन है उसमें मैं बात करूँगा। लैंग्वेज स्टडी, लैंग्वेज स्टडी में आपको ग्रामर पूछा जाएगा। ग्रामर में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, हमें पता है, जैसे यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस, बहुत सारे। सो यहाँ पूछा जाने वाला क्वेश्चन एकदम मॉडल ऑक्सिलरी, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो भी अदर टाइप क्वेश्चन टैग, रिमूव टू, सो दैट, रिमूव, इफ नॉट और अनलेस, असर्टिव एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह। मगर यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज स्टडी में आपको यहाँ 2 क्वेश्चंस आएंगे, ग्रामर क्वेश्चंस, जो आपके पैसेज में से उन्होंने उठाए रहेंगे और आपको अच्छे से ग्रामर का भी क्या करना है, पढ़ाई करना है। नेक्स्ट वन वोकेबलरी। अभी वोकेबलरी की जो बात आती है तो आपको हमें पता होना चाहिए कि वोकेबलरी में क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, अपोजिट वर्ड्स पूछे जाएंगे या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स पूछे जाएंगे, प्रीफिक्स सफिक्स को यूज़ करने के लिए बोला जाएगा। बहुत देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर। सो आपकी पढ़ाई उसके ऊपर अच्छी होनी चाहिए सो दैट यू कैन ट्राई टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन द पेपर, यानी ज़्यादा मार्क्स आपको आ सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन 1 भी देखो, क्वेश्चन 1A ये 12 मार्क के लिए, क्वेश्चन बी लैंग्वेज स्टडी ये 4 मार्क्स के लिए, जो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होता है। अभी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर स्पेशली ग्रामर में स्पेशली कोई क्वेश्चन
आर्टिकल के ऊपर होता है, कोई प्रीपोजिशन के ऊपर होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, इनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देर आर मोर देन 15 टॉपिक्स आर इन आवर 12th की। ज़्यादा वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स ग्रामर में है, मगर स्पेसिफिक जो पूछे जाते हैं उसमें से मैंने आपको बताया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो नो सूनर देन, आर्टिकल, इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशंस, मॉडल ऑक्सिलरी के ऊपर, देन देर आर सो मेनी कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आपको नॉन टेक्सचुअल ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, अभी लैंग्वेज स्टडी में B1 डू एज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें मैंने आपको बताया कि ये 2-4 टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं जो टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है। आपको ग्रामर के रहेंगे, मगर ग्रामर के रूल आपको पता होंगे तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे। B2 स्पॉट द एरर। अभी स्पॉट द एरर में कोई सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर होगा, कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कहाँ टेंस का उनका इशू होगा, या कोई टाइप्स ऑफ सेंटेंस में उन्होंने पर्पजली मिस्टेक करके रखी होगी, उसको फाइंड आउट करके उस सेंटेंस को हमें फिर से करेक्शन करके उसको लिखना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उस हिसाब से आपको कवर करना है। और यहाँ स्पॉट द एरर 1 मार्क के लिए है। डू एज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस 3 मार्क के लिए। स्टूडेंट्स, आपके ध्यान में आया होगा कि हम लोग ने क्वेश्चन 1 में 16 मार्क्स का अभी तक समझ के लिया है। क्वेश्चन 2A, अभी ये भी पैसेज ही होता है, ये भी एक्सट्रैक्ट ही होता है, बट दिस इज द अनसीन पैसेज एक्सट्रैक्ट ऑफ 275 to 300 वर्ड्स, कि ये भी एक पैसेज होता है, बट दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस। ये सिलेबस का बाहर का होता है। हम अगर सिलेबस का बाहर का भी पैसेज होता है तो कहाँ ना कहाँ हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड तक जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही ये पैसेज होता है। सिर्फ इसको अनसीन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये टेक्स्ट के यानी हमारे बुक के बाहर से आता है। सेम पैटर्न इज हियर, यू विल सी। मगर क्वेश्चन 2A टोटल 18 मार्क के लिए है, उसमें से क्वेश्चन 2A ये 12 मार्क के लिए, क्वेश्चन 2B समरी राइटिंग 3 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन 2C ये 3 मार्क के लिए, ऐसे टोटली 18 मार्क्स इसके होते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन 2A 18 मार्क के लिए है और उसके हिसाब से हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, कैसे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2A समझो आपको सॉल्व करना है तो आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको अच्छे से अलग जो डिफरेंट हमारे अनसीन पैसेज के अलग अलग एक्सट्रैक्ट लेके आपको सॉल्व करना चाहिए। उसके हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। मीन्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके लिए आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अलग अलग मोर देन 20, मोर देन 10, 15, 20, 30 अनसीन पैसेज बोर्ड में आए हुए या कोई बुक्स में हुए तो आपको उसको सॉल्व करके देखना है। थ्रू दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी, कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें डिफ़िकल्टी क्या है, और उसके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से पेपर में क्या करोगे, उसको लिख पाओगे। अभी यहाँ भी देखो, A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क के लिए, A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल 2 मार्क के लिए, A3 इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस 2 मार्क के लिए, अगेन A4 पर्सनल रिस्पॉन्स जिसका आंसर हमें खुद से लिखना है 2 मार्क के लिए, A5 लैंग्वेज स्टडी जिसमें ग्रामर पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए, 2 अलग अलग सेंटेंस रहेंगे। वोकैबुलरी A6, इसके ऊपर भी आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कौन से हिसाब से इसको कवर करके रखते हैं जो आपको मार्क्स दे सके। स्टूडेंट्स, आप यहाँ समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन 2A का जो फॉर्मेट है क्वेश्चन आस्किंग का, इट्स अ सेम। ये कम्प्लीटली क्या है, हमारे लिए सेम ही है, सिर्फ वो सीन पैसेज है या अनसीन पैसेज है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस को आपको सॉल्व करना है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अच्छे से उसको पढ़ सकते हो। अभी क्वेश्चन 2A हम लोग ने समझ के लिया, अभी क्वेश्चन 2B जो है वो समरी राइटिंग के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन 2B जो समरी राइटिंग के ऊपर है ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो आपको अच्छे से इसको कवर करना है। समरी राइटिंग करना बहुत बड़ी कुछ बात होती नहीं है, आपको अच्छे से टेक्निक पता होंगी, आपको यहाँ पॉइंट दिए जाएंगे, उस पॉइंट्स को फाइंड आउट करके आपको आपके पैसेज में ढूंढना है। दैट लाइन शुड बी जस्ट, यू शुड हैव टू बोरो फ्रॉम द पैसेज,
और उसको आपको सिर्फ आपके स्टेटमेंट्स में उसको कन्वर्ट करके लिखना है। मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन में आपको पॉइंट जहाँ आपके आपको दिए गए हैं उस पॉइंट को समरी में देखो, वहाँ से लाइंस उठाओ, उसको थोड़ा सा थर्ड पर्सन नरेशन में चेंज करो और उसको अच्छे से वहाँ पुटअप करो। जितनी आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी, ब्यूटीफुल रहेगी, उतने आपको मार्क्स 3/3 भी यहाँ मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो माइंड मैपिंग है, माइंड मैपिंग में क्या होता है कि इस जगह पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई टॉपिक दिया जाता है दैट थ्रो कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितने आप अच्छे से इसको ब्रांचेस को जनरेट कर सकते हो या अलग अलग टॉपिक्स के कैसा एक्सटेंशन कर सकते हो, वो आपको दिया जाता है। फॉर एग्जांपल समझो कोई टॉपिक आपको दिया गया है बेनिफिट्स ऑफ म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के बेनिफिट्स क्या है, या आपको ट्री डायग्राम के थ्रू या वेब के थ्रू, फ्लो चार्ट के या टेबल बना के आपको दिखा सकते हो, या प्रिपरेशन फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, कि आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकते हो फॉर एग्जांपल, तो उसको आप अलग अलग वेब डायग्राम में, ट्री डायग्राम में उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है। सोर्सेस ऑफ इंटरटेनमेंट है कि एंटरटेनमेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या सोर्सेज को यूज़ करते हैं, जैसे म्यूज़िक हुआ, गेम्स हुआ, हॉबीज़, टीवी, सिनेमा, बुक्स, रिसॉर्ट, वाटर पार्क, इसमें भी बहुत अलग अलग चीज़ें आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सो बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पूछे जाते हैं, जो मैंने आपके यहाँ 2-4 आपको बताए जानबूझ के कि आपको समझ में आना चाहिए कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, या हेल्थ के ऊपर, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। फॉरेस्ट या जंगल के नाम से आपको कोई टॉपिक आएगा, इसके ऊपर आपको ट्री डायग्राम बना के, वेब डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के इसको एक पॉइंट से 4-4 पॉइंट को क्या करना है, बनाना है। फॉर एग्जांपल अभी फॉरेस्ट जंगल है, तो इसमें पहले 4 पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं, सॉइल है, वुड है, वाटर सोर्सेस है, ट्रीज़ है। तो इसमें और आप क्या एक्सटेंशन कर सकते हो, इसमें समझो मैंने 4 पॉइंट बताए, तो हर एक पॉइंट में और 4-4, 5-5 आप पॉइंट को एक्सटेंशन करके मार्क्स ले सकते हो। सो स्टूडेंट्स, माइंड मैपिंग इज़ कम्प्लीटली ऑन योर ब्रेन। तो इसके लिए भी आपको 10, 15, 20 अलग अलग माइंड मैपिंग के टॉपिक घर पे प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए, सो दैट यू कैन गेट द गुड मार्क्स 3/3। यहाँ हम लोग चलेंगे अभी सेक्शन 3 पे, पोएट्री एंड एप्रिसिएशन। अभी पोएट्री एंड एप्रिसिएशन की बात जब आती है तो आपको ध्यान में रखना है कि पोएट्री एंड एप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 3 ये कम्प्लीटली आपको 14 मार्क को है, यानी 14 मार्क्स को आपको दिया गया है। मीन्स यहाँ जो भी मार्क्स आपके लिए उन्होंने डिसाइड किए हैं वो एज पर द पेपर दे आर परफेक्ट। सो आपको सिर्फ यहाँ क्या ध्यान में रखना है कि आपको कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। अब यह समझो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पोएम दी जाएगी, उसमें टोटल 5 सब क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग ने यहाँ भी देखा कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में जो पैसेज आया था उसमें हम लोग ने पढ़ा कि A1 to A6 क्वेश्चन थे, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि A1 to A5 क्वेश्चन है। जो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, यहाँ मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी A1 में ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, A2 में इन्फरेंस इंटरप्रिटेटिव एनालिसिस, A3 में पर्सनल रिस्पॉन्स, पोएटिक डिवाइस, A5 में क्रिएटिविटी। यहाँ थोड़ा सा आपको समझ के मैं थोड़ा सा समझ के बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कि A1 ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग हुआ या A2 हुआ, ये कम्प्लीटली पोएम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपको ये आंसर क्वेश्चन पोएम के एक्सट्रैक्ट में ही मिलेगा, मगर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड होना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट आंसर वहाँ मिलता है, कभी कभी आपको इनडायरेक्टली आंसर वहाँ से उठाना पड़ेगा। अभी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या इन्फरेंस या इंटरप्रिटेटिव और एनालिसिस, इसके कम्प्लीटली आंसर आपको पोएम में मिलते हैं, मगर कभी कभी वो आंसर इनडायरेक्ट वे से होंगे, तो आपको आपके लैंग्वेज में, आपके इंग्लिश जैसे आप इंग्लिश लिखते हो वैसे उस लैंग्वेज में आपको आंसर लिखने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। A3 पर्सनल रिस्पॉन्स है, आपका दिमाग कितना तेज़ है, आप कितना अच्छा सोचते हो, कैसे क्वेश्चन पोएम बेस आता है, तो आप उसके हिसाब से आंसर लिख सकते हो। अभी एग्जाम्पल पकड़ लो, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड नाम की जो आपका पोएम है 2.1 में आपको क्वेश्चन आ सकता है, कंपोजर 4 लाइन्स, सॉरी पर्सनल रिस्पॉन्स में जस्ट सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, जस्ट गिव योर ओपिनियन अबाउट द लाइफ, कि आप लाइफ के बारे में ओपिनियन दो। या इंडियन व्यूवर है,
तो आपको क्वेश्चन आएगा जस्ट कमेंट ऑन द सिचुएशंस और कंडीशंस ऑफ द इंडियन व्यूवर्स, या फादर रिटर्निंग होम, ये जो आपको पोएम है आई थिंक सो 2.5 वाली पोएम है ये, इसमें आपको व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर मदर फादर, ऐसा पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज़ योर फीलिंग्स, व्हाट इज़ योर ओन माइंड थॉट्स, तो आपको इंग्लिश में उसमें 8 to 10 लाइन्स में आपको आंसर लिखना है। पोएटिक डिवाइस में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता है एक तो फिगर्स ऑफ स्पीच पूछा जाता है, अदरवाइज वो क्या पूछ लेते हैं, राइमिंग वर्ड्स या राइमिंग स्कीम। सो अच्छे से समझ लो, आपको अपने क्लास में समझो, आप जहाँ भी कॉलेज में पढ़ते हो तो आपने नहीं पढ़ा होगा तो यूट्यूब पे जाओ, समझ लो, एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द गुड पेपर एज पॉसिबल एज, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि आप डायरेक्ट पेपर में जाके बैठ गए और आप पास हो गए। इंग्लिश इज़ नॉट लाइक दैट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप जब तक इसको सॉल्व नहीं करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, बी कीप इन माइंड। अभी A5 में क्रिएटिविटी, अभी क्रिएटिविटी मीन्स क्या है, एक तो आपको सिंपली बता दूँ, सिंपल में बता दूँ, तो यह आपको पोएम बनानी ही बनानी है। यह कुछ आपको ऑप्शन नहीं रहेंगे, आपको 2 लाइन दिए जाएंगे, 2 लाइन बनाने के लिए बोलेंगे, या आपको एक भी लाइन नहीं दी जाएगी, आपको 4 लाइन की पोएम बनाने के लिए बोला जाएगा। अभी समझो क्रिएटिविटी है, मीन्स आप क्या क्रिएट कर सकते हो, आप क्या खुद का बना सकते हो, तो ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। यहाँ समझो, अभी फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड है, तो आपको पोएम बनाने के लिए आएगी, कंपोज अ 4 लाइन्स पोएम ऑन द लाइफ ऑन द रोड, या इंडियन व्यूवर है तो उसके ऊपर भी आ सकती है, कंपोज अ 4 लाइन्स पोएम ऑन अ व्यूवर्स। समझो द इंच केप रॉक है, कंपोज अ 4 लाइन पोएम्स ऑन अ रॉक, या ऑन अ सी, सॉरी ऑन द सी, क्योंकि इंच केप रॉक में सी का मेंशन किया गया है, समुद्र की बात की गई है। और समझो अभी 2.6 की जो आपकी पोएम है मनी, तो उसके ऊपर भी आपको बोला जा सकता है कंपोज 4 लाइन्स पोएम ऑन मनी। यानी यहाँ आपको सिंपल में मुझे बताना है कि हर एक जो पोएम है आपकी, उसके ऊपर आपको 4-4 लाइन की पोएम विद द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम के हिसाब से आपको यहाँ बना के रखनी है। सो स्टूडेंट्स, A1 to A5 आप देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क के लिए किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3B, इसमें अप्रिसिएशन आएगा। आपको एक 8 पोएम में से दूसरी जो ये समझो, एक बार क्वेश्चन 3A में दी गई है, उसको छोड़ के अलग सेक्शन में से दूसरी पोएम दी जाएगी और उसके हिसाब से आपको अप्रिसिएशन करना है। यह आपको मैंने पर्पजली 5 पॉइंट दिए हैं, मगर पेपर में आपको पॉइंट्स नहीं आते, आपको डायरेक्टली भी लिखना पड़ता है, मगर आपको पैराग्राफ थ्रू लिखना है तो पैराग्राफ थ्रू अप्रिसिएशन लिखो, अदरवाइज आप पॉइंट में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ये भी 10 से 15 लाइन की पोएम आपको दी जाएगी, और ये क्वेश्चन 3 में की जो पोएम रहेगी उसका नहीं, जो दूसरी पोएम उठाई जाएगी और उसके थ्रू क्या करेंगे, आपको आंसर्स एप्रिसिएशन को लिखना है। चलो, यह सेक्शन 3 में अभी राइटिंग स्किल की बात करेंगे। राइटिंग स्किल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टॉपिक्स, बट इफ़ यू स्टडी अबाउट इट, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तभी आपको वो क्या जाएगा, ईजी जाएगा। इसमें मैं स्टूडेंट ज़्यादा बोलूँगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन 4 जो है ये कम्प्लीटली 16 मार्क्स के लिए है। इसमें 4 में आपको ABCD ऐसे 4 सब क्वेश्चन रहेंगे। ए में आपको पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, उसको और रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन, ऐसे 3। बी में ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग रिव्यू इंटरव्यू। सी स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। डी रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, अपील राइटिंग। अभी इसके अंदर मैं डिटेल में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप यूट्यूब पे चले जाओगे, आपने कॉलेज में क्लासरूम में लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो आप ये वर्ड आप डाल दोगे कहाँ, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कैसे सॉल्व किए जाते हैं और आप कैसे इसमें मार्क्स ला सकते हो। ये हर एक क्वेश्चन, ए क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, बी क्वेश्चन 4, सी क्वेश्चन 4, डी क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए दिया गया है। हाँ, मगर ए में 3 पूछे तो उसमें से एक ही आपको सॉल्व करना है, बी में से भी एक ही सॉल्व करना है आउट ऑफ 3, सी में से भी एक, डी में से एक। अभी यहाँ मेरी आपको रिव्यू में बताता हूँ कि आपको किसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको कौन सा ईजी जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कहाँ मिलेंगे। हाँ, दैट इज़ योर पर्सनल थिंग, दैट व्हाट यू डू विद द राइटिंग स्किल, कि आप खुद का खुद कुछ भी कर लो, बट एज अ टीचर, एज द एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 12 ईयर्स, मैं आपको सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नंबर 1, ए में आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को करना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर होता है,
और यहाँ मार्क्स का रेड्यूस या मार्क्स कट करने की कहा, ज़्यादा नौबत नहीं आती टीचर के ऊपर, वो मार्क्स दे देता है, आपने अच्छे से आंसर लिखा होगा। तो आपको मैसेज बनाना होता है फॉर द अदर पर्सन, फॉर फैमिली मेम्बर वगैरह वगैरह। बी में समझो ईमेल राइटिंग हुआ, रिपोर्ट राइटिंग हुआ, राइटिंग इंटरव्यू हुआ। इसमें सबसे इजी जाएगा आपको तो राइटिंग रिव्यू इंटरव्यू। अभी राइटिंग इंटरव्यू मीन्स क्या है कि इस जगह पे जो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाएंगे और आपको उसके ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं। सो यहाँ आप एटलीस्ट 20 या 21 क्वेश्चंस बना के रखते हो, कंप्लीटली बाय हार्ट या रिसाइड करके रखते हो, तो आप इजीली यहाँ क्या कर सकते हो, आप वो 20 या 21 क्वेश्चन करके रखेंगे जो बोर्ड ने पॉइंट के हिसाब से दिए है, आप वो रट के जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, अच्छे से ध्यान में रख के जाएंगे, तो उसमें से सिर्फ 8 ही आने वाले हैं। तो आप वो डायरेक्ट भी आंसर क्या कर सकते हो, 4 मार्क के लिए लिख सकते हो। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस के बोर्ड के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं और 21 क्वेश्चंस के भी सेट मैंने वहाँ अपलोड किया है, तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी इच्छा। क्वेश्चन सी में स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। बोलने के लिए टॉपिक्स बहुत ईजी दिखते हैं और ईजी ही है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा ईजी आता है तो स्पीच राइटिंग। आपके पास बिगिनिंग और एंडिंग का प्रॉपर फॉर्मेट होगा, तो आपको बीच में 10-15 लाइन अच्छे से लिख के आप स्पीच राइटिंग का कवर करके आपको 4 आउट ऑफ 3, 3.5 या 4 भी मार्क्स ले सकते हो। नंबर डी, रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग। यह मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी 2 है, रिव्यू राइटिंग भी है और अपील राइटिंग भी है। ब्लॉग भी जिसको इंग्लिश लिखना आता है, हु द स्टूडेंट्स हु नो हाउ टू राइट इंग्लिश प्रॉपर वे, दे कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। मगर जिसको इंग्लिश लिखने का प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिस करके मार्क्स निकालना चाहता है, थोड़ा सा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को पढ़ो, इंटरव्यू क्वेश्चंस को लिखो, सी में स्पीच राइटिंग को लिखो, और डी में मैं बोलूँगा एक तो रिव्यू राइटिंग मीन्स फिल्म रिव्यू आएगा या बुक रिव्यू आएगा या अपील राइटिंग करो। हाँ, ये सबसे यानी डी में एक ही करना है, एक तो अपील करो, नहीं तो रिव्यू में फिल्म या बुक रिव्यू करो। आप कोई भी एक करके रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी आपको बता दूँ, रिव्यू राइटिंग में ऐसा आप कॉमन कर सकते हो कि ऐसी फिल्म लो कि जो एक बुक के ऊपर आधारित बनाई गई है, ऐसे ऐसे बुक रिव्यू बनाओ जिसके ऊपर एक फिल्म बनी है। फॉर एग्जांपल अभी 3 इडियट है, तो 3 इडियट भी एक 5.1 बुक के नाम से लिखी गई है। नट सम्राट जो मराठी फिल्म है, ऑलरेडी ये ड्रामा है, एक बुक है जो विवाह शिरवाडकर जो राइटर है मराठी, उन्होंने लिख के रखा है, उसके बाद ये फिल्म बनी है। तो आप रिव्यू एक कॉमन आंसर बना के आप रिव्यू, फिल्म रिव्यू या बुक रिव्यू पे लिख सकते हो। सो जिसको रिव्यू नहीं लिखना है, अपील को फॉलो करें, अपील में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। हाँ, अदर की बात करूँ तो आप लिख भी लोगे, मगर टीचर मार्क्स देने के टाइम पे थोड़ा सोचता है। दैट इज़ द माय पर्सनल ओपिनियन। अभी सेक्शन 4 में हम लोग देखेंगे, सेक्शन 1 देखा प्रोज, सेक्शन 2 पोएट्री, सेक्शन 3 राइटिंग स्किल, सेक्शन 4 है लिटरेरी जनरल मीन्स लिटरेरी टाइप, जो हम हमारे बुक में नॉवेल का सेक्शन है। कौन सा? नॉवेल का, जिसमें हम लोग ने अलग अलग नॉवेल्स को पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल आपको ध्यान में होगा कि कौन सी नॉवेल पढ़े। हम आई थिंक सो 4.1 में हिस्ट्री ऑफ नॉवेल है। 4.2 टू सर्व विथ लव नाम की एक नॉवेल हमको डाली गई है। 4.3 में अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 4.4 में द साइन ऑफ 4। यानी ऐसे 4 सेक्शन में 4.1, 2, 3, 4 ऐसे दिए गए हैं। अभी क्वेश्चन 5 है, कम्प्लीटली 16 मार्क्स के लिए है। उसमें ए 4 मार्क के लिए, बी 4 मार्क के लिए, सी 4 मार्क के लिए, डी 4 मार्क के लिए। जो क्वेश्चन 5 में जो फर्स्ट वन एक्टिविटी रहेगी, A1 एक्टिविटी ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल, यह कम्प्लीटली आपको 1 और 2, एक तो MCQs रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मैच द कॉलम्स, मैच द पेयर्स, जोड़ी रहेगी, रीअरेंजिंग वर्ड्स रहेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी उल्टे से उल्टे क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको सीधा करके प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और एनी अदर एक्टिविटी, यानी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आपको ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही ध्यान देना है। क्वेश्चन 5A में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा कन्फर्मली इसको 4 आउट ऑफ 4 मिलेंगे। और क्वेश्चन 5A ये आपको जो हमारा 4.1 है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, इसमें से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बी कीप इन माइंड। अभी जो क्वेश्चन 5B है, इसमें आपको सिंपल बात बता दूं, आपको यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 5B, क्वेश्चन 5C,
क्वेश्चन 5D, यहाँ देख लो आप, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने रेड कलर में आपको यहाँ थोड़ा सा करके दिया है, ये कम्प्लीटली क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मेमोरी बेस्ड मीन्स क्या, जस्ट यू विल गेट क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द आंसर। सो आपको कम्प्लीटली वो 4.2 हो, 4.3, 4.4, इसका पूरा का पूरा स्टोरी पता होना चाहिए, उसकी थीम पता होनी चाहिए, उस नॉवेल की सेटिंग क्या है, लैंग्वेज टाइप्स ऑफ क्या है, कौन से मेजर कैरेक्टर्स को यूज़ किया गया है, उनके नाम से आपको क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। और अभी यहाँ बहुत सारा दिया है, मगर मैं इसको सबको पढ़ते नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही बंदा कर सकता है जिसको इंग्लिश लिखनी आती है, जिसने 4.2, 4.3, 4.4 थरोली किए होंगे। हाँ, कंप्लीट उसको उसकी नॉलेज होगी, कंप्लीटली इसको अटेम्प्ट कर ही लेगा। हाँ, यहाँ और एक ध्यान में रखो कि आपको और इसको इजी बनाना है, तो सितंबर 21 से 2021 से लेकर जुलाई 2020 तक 5 क्वेश्चन पेपर बोर्ड के हुए हैं। एटलीस्ट जो लास्ट वाले पेपर्स हुए बोर्ड के, उसमें से क्वेश्चंस निकालो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन 4.2, 4.3, 4.4 में। तो आप उसके हिसाब से उसको अच्छे से क्वेश्चन निकाल के उसकी प्रैक्टिस करेंगे, रट्टा मारोगे, बाय हार्ट करोगे, तो आपको यहाँ मार्क्स कंफर्म मिलने वाले है। यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्वेश्चन 5B, C, D ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको डायरेक्ट क्या करना है, आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, टू सर्व विथ लव में समझो क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट फेस बाय द नरेटर व्हेन ही एंटर इन द स्कूल एज अ टीचर। समझो 4.2 में टू सर्व विथ लव का जो हमारा नॉवेल है इसमें, या गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ नरेटर इन टू सर्व विथ लव, यानी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिखना है। रटने से अच्छा समझ के ले लो, उसको आपके लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो यू विल गेट अ मार्क्स, ध्यान में रखना है। अभी यहाँ आपको मैंने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई है, नोट इंस्ट्रक्शंस फॉर पेपर सेटर्स, जो हम लोग ने पेपर सेटर किया है। तो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 ये प्योरली एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, यानी कोई भी क्वेश्चन ऑप्शंस में होनी चाहिए, अल्टरनेटिव्स में होनी चाहिए। ग्रामर एक्टिविटी शुड बी फंक्शनल, यानी आपको प्लेन में नहीं आएगा, आपको ऑप्शन के साथ दिया जाएगा। ऑप्शन होंगे तभी आप अच्छे से उसको आउट ऑफ 4 ऑप्शन आप एक परफेक्ट ऑप्शन ढूंढ के उसको लिख सकते हो। केस ऑफ माइंड मैपिंग में मॉडल आंसर विल बी जस्ट फॉर रेफरेंस। मैं आपको बता दूं, राइटिंग स्किल का कोई भी आंसर आता नहीं है। क्वेश्चन 2 भी समर राइटिंग, क्वेश्चन 3 भी माइंड मैपिंग, क्वेश्चन जो हमारा 4 है समझो राइटिंग स्किल, ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, स्पीच राइटिंग है, इंटर क्वेश्चंस है, या जो भी अदर है, ये कोई भी क्वेश्चन के आंसर एग्ज़ाम होने के बाद सुपरवाइज़र को या कोई पेपर से चेकर को नहीं दी जाती। सिर्फ पैसेज के पोएम के आंसर रहेंगे और नॉवेल के थोड़े कुछ हुए तो आंसर या पॉइंट दिए जाते हैं, मगर राइटिंग स्किल का कोई भी आंसर होता नहीं है। तो आप आपके हिसाब से जो आपको मॉडल आंसर से आप आपके हिसाब से लिखो, अच्छे से आपको मार्क्स आएंगे। चलो, अभी यहाँ दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी लिस्ट ऑफ सजेस्टेड एक्टिविटीज़, अभी यहाँ मैंने आपको एक 2-3 बातें बताई नहीं, वो अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि कौन से एक्टिविटीज़ आपको पेपर में आती है। तो आपको ध्यान में आएगा स्टूडेंट्स कि मैंने लिस्ट ऑफ सजेस्टेड एक्टिविटीज़ में सेक्शन 1 में देखो क्या किया, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल कॉम्प्रहेंशन, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, इन्फरेंस, इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन। ये सबको साथ में इसलिए रखा है क्योंकि आपको समझ में आए कि ये सब क्वेश्चन A1 to A3 पैसेज में पूछे जाते हैं, या पोएम में A1 and A2 में पूछे जाते हैं। अभी इसको थोड़ा सा समझ के लेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन होते क्या है। बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, बच्चे कुछ भी पेपर में लिख देते हैं और उसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। सो अभी देखो यहाँ टोटल 25 अलग अलग ऑप्शन से अलग अलग टाइप्स में एक्टिविटीज़ पूछी जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आइडेंटिफाई द इंटेंशन। अभी मैं आपको एक 1 by 1 अच्छे से फटाफट बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो ईजी हो ईजी में फटक से निकल जाएंगे, और जो थोड़ा सा समझने के लिए डिफ़िकल्ट है वो आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलूँगा। हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे पेपर का पढ़ाई करता है, बहुत सारा समझ के लेता है, मगर उसको पता ही नहीं व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विल बी कम इन द क्वेश्चन पेपर। तो ये आपको समझ के लेना है। और ये सब क्वेश्चन A1 to A3 पैसेज में और पोएम में A1 A2, ये आपको इसके आंसर मोस्ट ऑफ पैसेज में मिलेंगे। डायरेक्ट वे से मिलेंगे तो वेरी इजी,
इनडायरेक्ट वे से मिलेंगे तो आपको समझ के लेना है पोएम को, एक्सट्रैक्ट पैसेज को, और आपके लैंग्वेज में लिखना होता है बस। आइडेंटिफाई द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, मूड ऑफ द कैरेक्टर, यानी आपको नरेटर ने जो पैसेज लिखा है उसका मूड क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसको आपको आपके लैंग्वेज में लिखना पड़ सकता है। नंबर 2 ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। नंबर 3 सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस, प्रोज ऑर्डर, रीअरेंज, जंबल सेंटेंस, रिवराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर द ऑक्यूरेंस इन द एक्सट्रैक्ट, पुटिंग सेंटेंस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। अभी इनका सबका मीनिंग क्या है बताएं आपको। पोएम में या पैसेज में समझो ऑर्डर आ गई, अरेंजिंग आ गई, जंबल सेंटेंस, आपको स्टेटमेंट्स उल्टे सुल्टे करके दिए जाएंगे, आपको पैसेज के पढ़ना है और उसको चारों को सीक्वेंस में लगाना है, वन बाय वन, उसके इवेंट के हिसाब से, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4 कंप्लीट द वेब, आपको वेब आ सकती है। वेब मीन्स बीच में आपको एक राउंड में एक पॉइंट दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको 4 पॉइंट को उसको कंप्लीट करना है। 5 फाइंड द प्रूफ फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, गिव द प्रूफ, आपको एक लाइन दी जाएगी और उसके हिसाब से आपको प्रूफ या कोई जो एक्सट्रैक्ट फैक्ट है वो आपको पैसेज में ढूंढना होता है। नंबर 6 कंप्लीट डेवलप फ्लो चार्ट, फ्लो गिवन, जो फ्लो चार्ट आपको दिया जाएगा, फ्लो चार्ट समझो एक पॉइंट दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको 4-5 पॉइंट को ऐड करके आंसर को बताना है। नेक्स्ट 7 कंप्लीट द सेंटेंस, आधा सेंटेंस दिया जाएंगे, 2 सेंटेंस दिए जा सकते, 4 सेंटेंस दिए जाएंगे और चारों का आपको आधे मिलेंगे, आधा आपको उसको नेक्स्ट में कंप्लीट करना है। हाँ, आपको सिर्फ लिखना नहीं है, आपको सेंटेंसेस पूरे लिखने पड़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 मैच द कॉलम, आपको मैच द पेयर्स दी जाएगी, मैच द कॉलम्स दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आपको उसको कवर करना है। नेक्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस समराइजिंग द पैसेज, अभी 4 ऑप्शन आ सकते हैं आपको, एक तो पैसेज में पोएम में क्वेश्चन 1A1 में ध्यान में रखना है, तो उसमें से आपको चारों के चारों लिखने नहीं होते बेटा, उसमें से आपको सिर्फ 2 ही लिखने जो एक्चुअल किससे रिलेटेड है, आपके पैसेज या आपके पोएम से, ये ध्यान में रखो। 10 फाइंड आउट द एक्सप्रेशन दैट आर अगेंस्ट द राइटर व्यू, ऐसे कोई स्टेटमेंट राइटर जानबूझ के यूज़ करता है हमारे उसके स्टोरी में, पैसेज में या पोएटिक लाइन्स में, तो आपको उसको ढूंढ के वो लाइन्स उसको क्या करनी, वहाँ कॉपी करनी होती है। कंप्लीट द टेबल, एक टेबल दिया जाएगा, एक पॉइंट दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपको टेबल को कवर करना है। नंबर 12 फिलिंग द गैप्स ऑफ समरी, आपको लाइन्स दिए जाएंगे और बीच में ही स्पेसेस रहेंगे, ब्लैंक्स रहेंगे, आपको एक्चुअल और अप्रोप्राइट सुटेबल वर्ड पैसेज में से उठा के वहाँ डाल के उसको कवर करना होता है। नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ द राइट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द मल्टीपल स्टेटमेंट्स, यानी आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट या सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से परफेक्ट 2 उठा के आपको लिखने हैं। वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है 14 नंबर पे, चूज या सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे अल्टरनेटिव्स, उसमें से 2 जो एक्यूरेट है उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसको लिखना है। नेक्स्ट 15 गेस एंड राइट द पर्पज, कोई गेसिंग के लिए सेंटेंस आएगा और राइटर क्या क्या पर्पज है वो आपको लाइन से उठा के लिखना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन एलेबोरेट द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द लाइन इन योर ओन वर्ड्स, कोई एक लाइन दी जाएगी, आपको उस लाइन को आप क्या समझे, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट, आपको आपके थॉट प्रोसेस से उसको लिखना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब, 17 नंबर पर डिस्क्राइब, कोई इवेंट कोई इंसिडेंट डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे, कोई कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे, या कोई स्टोरी रहेगी तो आपके लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करने के लिए पैसेज को शॉर्ट में बोलेंगे। नंबर 18 गिव इन्फॉर्मेशन, कोई कैरेक्टर होगा, कोई वहाँ का प्लेस होगा या कोई अदर थिंग्स होगी, उसको आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोवाइड करना है। नंबर 19 पे लोकेट या पॉइंट आउट, आपको कोई नाम लिखने बोलेंगे, कोई लाइंस को पॉइंट आउट करने के लिए बोलेंगे, कॉपी करने के लिए बोलेंगे। 20 गिव द रीज़न, रीज़न के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। जस्टिफाई या डिस्कस के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। हम 22 मेक करेक्शन इन लाइंस, कोई लाइंस दी जाएंगी मगर वो पर्पसली उसको मिस्टेक की रहेगी, उसको आपको पैसेज को पढ़ के आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। 21 मेक अ लिस्ट, वर्ड्स की लिस्ट लिखने के लिए बोल सकते हैं। नंबर 22 पिक आउट द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आपको लिखने के लिए बोल सकते हो, यानी रिलेटेड सेंटेंसेस लिखो। पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम में से 4 लाइन उठाओ जो पोएट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 23 मेंशन द इवेंट इंसिडेंट वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, डिफ्रेंशिएट, 2 कैरेक्टर रहेंगे, 2 अलग अलग थिंग्स रहेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करो, आपको खुद को डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाएगा। लास्ट वन 25 कंप्लीट द ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम भी आपको आ सकता है। अभी यहाँ देख सकते हो वोकैबुलरी एक्टिविटीज़,
कि वोकेबलरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या पूछा जाता है। तो बच्चों, मैं भी बोलने से अच्छा आप इसको अच्छे से समझ लो कि कौन से टाइप्स की वोकेबलरी एक्टिविटीज़ आपके पैसेज में आती है। आपको इसमें थोड़ा सा समझने का प्रॉब्लम होगा तो आप यूट्यूब पे जाके ये डाल के देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या क्या अलग अलग टाइप्स है। इसको आपको समझ के लेना है। स्पेशली सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पूछा जाता है, सेम मीनिंग वर्ड्स पूछे जाते हैं। वर्ड रजिस्टर मीन्स फॉर एग्जांपल फार्मिंग वर्ड है तो फार्मिंग रिलेटेड कौन से वर्ड आपके पैसेज में आए हैं तो उसको वर्ड रजिस्टर यानी पॉइंट आता है तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो ये अलग अलग वोकेबलरी में कौन से पूछे जा सकते हैं, ये मैंने जानबूझ के यहाँ आपको दिए है। ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है, समझना है और उसको लिखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि बाबा, यानी बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से मैंने आप शॉर्ट टर्म में ले रहा हूँ। नेक्स्ट में आप देखो ग्रामर के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, या मैंने पहले बोला नो सूनर देन, हार्डली वेन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, इफ नॉट, अनलेस, रिमूव, टू, यूज, सो दैट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, affirmative, negative, assertive sentence, देन मॉडल ऑक्सिलरीज, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, रिपीट भी हुआ होगा मेरे अंदाज से। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को आपको बहुत सारा करके रखना पड़ेगा। टेंसेस को करना पड़ेगा आपको, यानी अलग अलग जो जितने टॉपिक्स है इसको, चेंज द डिग्री है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, क्लॉजेस है, इसको सबको आपको करके रखना पड़ेगा, तभी आप ग्रामर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अभी देखो पर्सनल रिस्पॉन्स में कैसे टाइप में क्वेश्चन आते हैं, ये भी इसको समझो। पर्सनल रिस्पॉन्स मीन्स क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन योर ओन माइंड, आपके माइंड के हिसाब से आपको उसका आंसर लिखना है। हाँ, ये ध्यान में रखना है कि इसके आंसर आपको लिखने ही चाहिए, जो आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी आप लिखोगे तो आपको कम से कम आधा एक मार्क तो दे ही देते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होगा तो आपको उसको छोड़ना नहीं, यू हैव टू राइट द आंसर। समझो उसको आंसर एप्लीकेबल लगा, अच्छा लगा तो आपको मार्क्स दे ही देगा, क्योंकि पर्सनल रिस्पॉन्स कभी आंसर पेपर में आता नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि आपको मार्क देने कि नहीं देने, टीचर के ऊपर, सॉरी। क्रिएटिविटी इन पोएट्री, अभी पोएट्री में क्रिएटिविटी क्या होती है तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने आपको दिया है। तो ये इसमें से कोई भी टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो इसको समझो और उसके हिसाब से आप पोएम की भी क्या करो, पोएम का भी क्या करो, प्रैक्टिस करो। हाँ, इफ़ यू आर कमिंग, इफ़ यू आर न्यू इन द ऑन द चैनल, इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखो, आपके फ्रेंड्स को भेजो। इसमें कुछ ये नहीं कि आपको मिला है, आपको अच्छा लगा होगा तो आप सामने वालों को भी शेयर कर सकते हो। अच्छे से देखोगे तो मेरे हिसाब से मैंने उसको अच्छे से इसको यहाँ कंप्लीट करके रखा है। अभी आपकी सोच है, आपको समझ के उसको प्रैक्टिस करनी कि नहीं करनी। लास्ट के 2 मिनट लेता हूँ, आपको टाइम मैनेजमेंट बोलता हूँ कि बोर्ड पेपर में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। क्वेश्चन 1 जो है आपको 30 मिनट्स में कवर करना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 2 35 मिनट्स में, क्वेश्चन 3 25 मिनट्स में, क्वेश्चन 4 40 मिनट्स, क्वेश्चन 5 40 मिनट्स। यानी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको टोटल क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 1 30 मिनट्स, क्वेश्चन 2 35 मिनट्स, क्वेश्चन 3 25 मिनट्स, क्वेश्चन 4 40 मिनट्स, क्वेश्चन 5 40 मिनट्स। टोटल मिनट्स होते हैं 170। हाँ, 3 आवर्स का पेपर होता है, 180 मिनट्स होते हैं, मगर मैंने जो आपको टाइम बताया वो 170 मिनट में फिलअप हो गए। जो अभी 10 मिनट्स आपके बचते हैं उसमें आपने कहा कुछ छोड़ा है क्या, आपने कुछ मिस्टेक की है क्या, कुछ जगह पे आपके आंसर्स बाकी है क्या, अंडरलाइन करने का कहा कुछ रह गया है क्या, उसके ऊपर आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मैंने रखे हैं कि उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पीछे जाके पूरा पेपर रिवाइज करना है, चेक करना है कि कुछ बाकी तो नहीं रहा, और उसको तुरंत उस 10 मिनट में क्या करना है, कवर करके उसको कंप्लीट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ मैं कि 180 मिनट्स का कैसा आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट्स, नंबर 2 35 मिनट्स, नंबर क्वेश्चन 3 25 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 4 40 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 5 40 मिनट्स। टोटल होते हैं 170। 10 मिनट्स बचता है, मिस्टेक्स होंगे, कहाँ अंडरलाइन करना रहेगा, कहाँ कोई पॉइंट बच गया होगा, उसको उस 10 मिनट्स में कवर करो और 180 मिनट्स में आपका पेपर उस जगह पे क्या होगा, कवर होगा। हाँ, अभी मैंने बताया है, अभी जो मैंने टाइम बताया है मेरे हिसाब से
उस टाइम पीरियड में आप क्वेश्चन 1 2 3 4 5 नहीं कवर करते हो तो कन्फर्मली आपका पेपर रह ही जाएगा, आपके मार्क्स छूट जाएंगे, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे लास्ट में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और बोनस के नाम से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको समझो राइटिंग स्किल आपका अच्छा होगा, समझ के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, राइटिंग स्किल आपका अच्छा होगा तो क्वेश्चन 4 पहले लिखो, देन क्वेश्चन 1 2 3 लिखो और क्वेश्चन 5 लिखो। क्वेश्चन 4 पहले लिखो, देन क्वेश्चन 1 2 3 5 लिखो। आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, समझो आपका राइटिंग स्किल अच्छा रहेगा तो। धन्यवाद, थैंक यू।